वेलकम टू IQ+ एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 17 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो भी इससे पॉइंट्स बन पाएंगे उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियोस में रिवीजन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से याद रखें। इसलिए हम इसके शॉर्ट्स भी बनाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देखा करें। ऐसे ना डेली आपको अच्छे से इसका रिवीजन होता रहेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इन सभी चीज़ों को। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला उद्यमियों के लिए 20,000 से अधिक पिन कोड क्षेत्र में शून्य निवेश योजना यानी जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान को शुरू किया है? ये पे नियर बाय के द्वारा किया गया था। अटल पेंशन योजना के नियमों में हालिया परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों को किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? इसमें तो आयकर दाता, जो भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनको बाहर रखा गया है। किस भारतीय राजनेता ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलेडियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में शशि थरूर को इससे सम्मानित किया गया है। एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है? तो इसको पंजाब में अभी लागू हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यह हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों को विस्तार करने के लिए पेसा जो एक्ट है उसको लागू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसको गोवा में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 नामक एक पहल की शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किस देश की रियर एडमिरल गुइलेमो पाबो रियोस को भारत और पाकिस्तान में UNMOGIB के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में लिस्बन ट्रायले मिलियन मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। हाल ही में लिस्बन ट्रायनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? ये मरीना तबस्सुम है। हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हाल ही में निपम खबरों में रहा, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गाइज ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जहाँ पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होगी वहाँ हम ज़रूर थोड़ा सा रुकेंगे। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि बस मतलब जल्दी जल्दी मैं वहाँ पे नहीं करा पाऊँगी, तो आप लोग समझ लें। यह राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन इसका फुल फॉर्म होगा, और साथ ही यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जागरूकता फैलाने और जो भी इसका बेसिक ट्रेनिंग है उसको देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने में अपने लक्ष्य को पूरा किया गया है। यानी कि ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 15 अगस्त तक 10 लाख छात्रों का प्रशिक्षण किया जाएगा, लेकिन 31 जुलाई तक ही यह प्राप्त कर लिया गया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? तो यह जो हो रहा है वो मलेशिया के साथ हो रहा है। भारतीय वायुसेना का एक दल मलेशिया के उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहा है, और जो भारतीय वायुसेना है वो मलेशिया की, जो जैसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है वैसे ही रॉयल मलेशियाई वायुसेना वहाँ की वायुसेना कहा जाता है। तो यह जो अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास है ये दोनों मिलकर आयोजित कर रहे हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भी अभ्यास हो रहा है उसका कौन सा संस्करण है? तो ये पहला संस्करण है इनका, तो याद रखेंगे आप। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा विमान या कौन सा जो एयरक्राफ्ट है वो भाग ले रहा है। तो भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और C-17 विमान इसमें हिस्सा लेगी, और अगर मलेशिया के साइड से बात करें तो सुखोई 30 MKM विमान के साथ उड़ान भरेगी। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसको कोरिलेट करके देख लेते हैं। तो गाइज इंडिया और रसिया के बीच में एक अभ्यास चलता है, उसका नाम क्या है? इंद्रा चलता है दोनों के बीच में। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान के साथ एक होता है जाइमैक्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक होता है धर्म गार्जियन, एक धर्म गार्जियन करके होता है और एक जाइमैक्स होता है।
मैं लिख देती हूँ, अच्छे से याद कर लेंगे आप। अब यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, तो इसके साथ एक डस्टलिक होता है इंडिया का, डस्टलिक होता है इसके साथ, और इसका पार्ट 3 अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। तो ये सारे चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु के किस स्थान पर एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा की है? तो ये अगस्त्य मलाई नाम का जो स्थान है, वहाँ पे यह क्षेत्र अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है। यह जो एरिया है 1197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह देश के मौजूदा 31 ऐसे ही संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा, यानी इससे पहले 31 और हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 वर्ष में 3 हाथी अभयारण्य कर्नाटक की दांदेली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमुरी को अधिसूचित किया गया है। और ये जो भी हाथी रिजर्व है वो 14 राज्यों में है, और यहाँ पे 76,508 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये भी फैला हुआ है। अगर हम एक डेटा देख लें तो हर साल हाथियों द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं, और साथ ही लोगों के द्वारा इसका प्रतिशोध भी लिया जाता है। तो इसमें 100 से ज़्यादा हाथी भी मारे जाते हैं। तो अब इसी के लिए अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा 12 अगस्त हाथी दिवस इसी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो इनके द्वारा इसको घोषणा किया गया। और इसके अलावा मानस टाइगर रिजर्व के महावत जो होते हैं, जो हाथियों की देखभाल करते हैं, उनको महावत बोला जाता है, डांडेश्वर बोरो को गज गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम गज गौरव पुरस्कार के बारे में देखें तो गज गौरव पुरस्कार जंगल और कैप्टिविटी का मतलब कैद में जो भी हाथी के संरक्षण में स्थानीय समुदायों का अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और महावतों को प्रयास के लिए, मतलब कि जो भी हाथियों का संरक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उन लोगों को, उन कर्मचारियों को या वैसे महावतों को दिया जाता है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेंगे। अभी हाल ही में तमिलनाडु से अगर रिलेटेड पॉइंट्स देखें तो अभी भारत का 51वां जो टाइगर रिज़र्व है ना, भारत का 51वां टाइगर रिज़र्व वो यहीं पे बनाया गया है, और वो उसका नाम है मेघामलाई टाइगर रिज़र्व। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये हाल ही का है। मेघामलाई टाइगर रिज़र्व इसका नाम है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ के और नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में अगर देख लें तो मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया। उसके अलावा मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, यहीं पे स्थित है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। और अगर अभी एक करंट का देखें तो अभी हाल ही में ड्यूगोंग संरक्षण पार्क भी खोला गया था, जो तमिलनाडु है उसके द्वारा। पाक जल डमरू जो है ना, वहीं पे ड्यूगोंग संरक्षण पार्क, तो ये भी आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो जो इसका संस्करण है पहला, वो मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसको भी टाटा के द्वारा ही किया जाएगा गाइस। फीमेल आईपीएल में कुछ 5 टीमों को खिलाया जाएगा। और साथ ही अगर हम देखें तो बीसीसीआई के बड़े लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 कप के बाद यह टूर्नामेंट के लिए मार्च में जो भी ये विंडो होता है उसको रिज़र्व किया गया है इस मैच के लिए। अगर हम यहाँ पे महिला क्रिकेट से बात आती है तो देख लेते हैं हाल के कुछ रिकॉर्ड्स। तो झूलन गोस्वामी ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। इसके अलावा अभी हाल का देखें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा।
कोरिलेट करके पढ़ते रहने से सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, तो साथ में ही पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इसको तो हमने कई दिनों से इसके बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन आज भी देख लेते हैं। विभाजन विभीषका दिवस, तो हमको पता है कि यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत जो है ना पाकिस्तान से अलग हुआ था। हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषका बनी, विभीषका का मतलब क्या होता है? डिजास्टर। तो इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए, इस दिन को ख़ास बनाने के लिए इसको मनाया जाता है। उस टाइम जब विभाजन हुआ था जब हमारा, तो बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को याद करने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। पिछले साल ही मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस मनाया जाएगा। और चलिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को कोरिलेट कर ले तो हम डेली देखते हैं कि 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम देखें तो अभी हमने देखा एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ डे भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो जो ये पुलिस पदक है, लगभग 1000 पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या 1082 है। इनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह पदक दिया गया है। यहाँ पे देख लेंगे कि 347 कर्मी को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है और 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 648 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। अब गाइज यहाँ पे बात आती है पुलिस पदक की, यानी तो हम लोग देख लेते हैं कुछ अवार्ड्स जो अभी हाल ही में दिए गए हों। तो हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा तमिलनाडु की पुलिस को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति ध्वज से। और इसके अलावा अभी हमने कल ही या परसों देखा था एक न्यूज़ कि अभी हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए 151 पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि असम ऐसा 10वां राज्य बन गया है। असम ऐसा 10वां राज्य बन गया है जो कि प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो भी मैं बताती हूँ ना वो सारे इंपॉर्टेंट होते जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप रिवीजन करके साथ में ही पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटों को सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका समझौता जो किया गया है उड़ीसा के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ की बीच है उसको सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन यानी जो भी टेक्निकल गाइडेंस होता है, जो भी टेक्निकल तरीके से डिज़ाइन होता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो भी अनुकूलित तटीय सुरक्षा उपाय हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा। उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तट रेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में रहते हैं। गाइस उड़ीसा एक ऐसा राज्य है ना जो कि हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी यह इतना स्ट्रॉन्ग इस क्षेत्र में बन गया है कि मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं आते रहते हैं उनके लिए इनका मैनेजमेंट इतना बेस्ट होता है कि बहुत ही कम से कम इनको घाटा सहना पड़ता है। तो इसलिए उड़ीसा बहुत ही अच्छा स्टेट भी माना जाता है। अगर हम इनके मुख्यमंत्री को देखें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अब हम देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो खोला गया है ना
इंटरनेशनल सेंटर वो भुवनेश्वर में ही खोला गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इससे। तो लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा सबसे प्रथम आता है। तो ये याद रखेंगे। एनटीपीसी का मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही अभी राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी दिया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार जो दिया गया है 2022 का, उसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रथम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ये टॉप किया है। इसके अलावा ओलंपिक मूल्य शिक्षा को स्टार्ट करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो गाइज़ ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के द्वारा ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और साथ ही में ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टीके बनाने वाला भी पहला देश बन गया है। अब बात आती है यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन की। तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि भारत के पास कौन कौन से ऐसे इंडिजीनियस जो वैक्सीन है वो है। तो सबसे पहले तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में सभी को पता है। कोवैक्सीन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कोविशील्ड किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम कोवैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम कोवैक्सीन के बारे में देखें तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इसको बनाया था। अब नेक्स्ट आता है कोविशील्ड, जो कि सबको पता है कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। साथ ही कोवोवैक्स को भी बनाया गया है। कोवोवैक्स जो है ना, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है। और एक और है कॉर्बीवैक्स, देख लेते हैं यहाँ पे। कॉर्बीवैक्स इसको किसके द्वारा बनाया गया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसको बनाया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके अलावा एक और है जैकॉब डी। तो गाइस जो जैकॉब डी है वो जायडस कैंडेला ने बनाया है इसको। जायडस कैंडेला याद रखिएगा। तो सभी एग्ज़ाम्स में ना पूछ लिए जाते हैं कि कौन से वैक्सीन्स को किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और एक तो आपको याद ही है, भारत ने जो एनिमल के लिए बनाया था कोविड-19 वैक्सीन एनोवैक्स, तो याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक लंबा वीज़ा जारी करने का फ़ैसला लिया है? तो ये जो फ़ैसला लिया गया है वो श्रीलंका के द्वारा लिया गया है। हम सभी को पता है कि श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और कोविड-19 के वजह से जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो इसके पर्यटन जो उद्योग है जो भी उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था। तो उसको सुधारने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है और श्रीलंका के द्वारा एक लंबा वीज़ा जारी किया जा रहा है। मतलब लॉन्गर वीज़ा, लंबे टाइम तक के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा वीज़ा है से हाइट में कुछ। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें तो श्रीलंका को भारत ने $900 मिलियन का अभी हाल ही में ऋण सहायता दिया था, तो याद रखेंगे। और इसके अलावा इंडिया एक समझौता भी हुआ था त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इंडिया और श्रीलंका में समझौता हुआ था, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किस नाम की स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है? तो ये एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है गाइस, इसी से पहली बार। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक स्वदेशी है, यानी कि इंडिजिनस है और इसी से तिरंगे को सलामी दी गई है और ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामसर स्थल सूची में भारत की डैश और आर्द्रभूमियों को जोड़ी गई है। 11 आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड्स को इसमें जोड़ा गया है। चलिए हम देख लेते हैं।
सबसे पहले तो हम इससे पहले जो हुआ था उसमें 10 शामिल किया गया था, लेकिन अभी 11 किए गए हैं। तो इस तरह से जो टोटल नंबर्स हो जाते हैं ना वो 75 हो जाते हैं। भारत में कुल रामसर साइट्स जो हैं 75 हैं, और अगर इनका एरिया देखें तो 1326,677 हेक्टेयर क्षेत्र को ये कवर करते हैं। साथ ही यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो हाल ही में ऐड किया गया है रामसर साइट्स को, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें शामिल है ना, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे यूपी आता है। तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। हम सभी को पता है कि भारत ने 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। और गाइज 2 फेब को ना हर साल वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। कुछ और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हुए चलेंगे कि 1982 से 2013 के बीच में राम स्थलों की सूची में कुल 26 स्थल जोड़ी गई है, जबकि 2014 से 2022 के बीच में 49 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। अभी जो जोड़े गए हैं आर्द्र भूमि, उनमें देख लेते हैं कौन कौन शामिल है। तो इसमें 3 ओडिशा के हैं, तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। इसके अलावा यशवंत सागर केवल मात्र एक है जो कि मध्य प्रदेश से है। इसके बाद है तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे दिखेंगे चित्रानुंडी अभयारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि है, वदबुर पक्षी अभयारण्य है, और कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य यहीं पे है। थाने क्रीक जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, और जम्मू कश्मीर से 2 वेटलैंड्स को ऐड किए गए हैं, और हाई गेम वेटलैंड, और साथ ही में सैलवूम आर्द्र भूमि इसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं बताते हैं कमेंट बॉक्स में, पर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैं पूछती हूँ। ये तो पहले का ही प्रश्न है जिसको मैं पूछ रही हूँ आपसे। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 अंडर 16 का शुरुआत 16 अगस्त से किस स्टेडियम में की जाएगी? तो इसके आंसर्स आप बता देंगे फटाफट। नेक्स्ट है वेलिंगटन बैटल डे हर साल अगस्त में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो दोनों के आंसर्स आप बताएंगे। मुझे दोनों इंपॉर्टेंट लगा, ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही गाइस आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए ना तो वो भी बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सजेशंस। तो साथ आप लोग ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं गाइस कल नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।